अरे वो चिपका हुआ है ऐसे, देख। ओके, हम लोग ना एंजाइम का ग्राफ पढ़ चुके थे। ग्राफ नहीं पढ़ा था हम, बस ग्राफ ही आज पढ़ना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा फिज़िक्स वाला है, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला है। सो अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री में ठीक से ना पढ़ो तो बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें भी नहीं आती। तो ग्राफ अपन पढ़ रहे हैं, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो आपके 12th में भी आएगी, चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, याद करोगे कि सर ने पढ़ाई थी और समझ में कुछ नहीं आया। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ पढ़ने वाले, प्लॉट करेंगे ग्राफ, और ये ग्राफ एंजाइम का होगा, जिसमें से एक तरफ हम एक एक्सिस पे दिखाएंगे यहाँ पर क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और इस एक्सिस पे दिखाएंगे, एक्स जिसको हम बोलते हैं, इस पे हम दिखाएंगे क्या, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन इस तरफ बढ़ रही है और हम जब ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने थोड़ी ठीक से पढ़ी फिजिक्स, नॉट फिजिक्स, ठीक से पढ़ी हो तो आपको पता होगा हम कभी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी किसी का फाइंड ही नहीं कर सकते इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। हम सिर्फ चेंज फाइंड कर सकते हैं। चेंज के लिए हमें किसी एक को रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है, जिसमें हमने अर्थ को ज़ीरो लेवल मान लिया, बट अर्थ में ज़ीरो एनर्जी नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा ही मैं यहाँ पर भी जब पोटेंशियल एनर्जी लिया है तो मैं यहाँ पर मानूंगा ज़ीरो एनर्जी लेवल, और जब मैं ऊपर जाऊँगा तो एनर्जी प्लस हो रही है। प्लस का मतलब है एनर्जी का गेन, और जब नीचे आऊँगा मतलब माइनस, मतलब क्या होगा, एनर्जी का लॉस। यानी इस ग्राफ में मैं जब जब ऊपर जाऊँगा इसका मतलब एनर्जी मिल रही है, और जब जब नीचे आऊँगा मतलब एनर्जी कोई मेरे से छीन रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर हम ग्राफ दिखाते हैं इस तरह से, ये ग्राफ है, ये रहा ऐसे। अब ग्राफ है किस चीज़ का, जरा ये समझते हैं। देखो, रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन में मान लीजिए यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट है। ये आप भी जानते हो कि हम बायोलॉजी में रिएक्टेंट वर्ड यूज़ नहीं करते, सबस्ट्रेट वर्ड यूज़ करते हैं। और सबस्ट्रेट से क्या बनता है, फाइनली एक प्रोडक्ट बनता है। अब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपकी केमिस्ट्री में दो चीज़ें पढ़ाई गई होंगी। एक पढ़ाया गया होगा एंडोथर्मिक, एक पढ़ाया गया होगा एक्सोथर्मिक। देखो, एंडो का मतलब होता है अंदर, विद इन। थर्मिक मीन्स हीट। जब कोई बाहर से हीट अपने अंदर ले ले इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी जब कोई अपनी बॉडी से हीट रिलीज कर दे तो एक्सोथर्मिक। इन शॉर्ट, किसी भी चीज़ ने अगर एनर्जी का गेन किया है तो दैट इज़ एंडोथर्मिक, और अगर किसी भी चीज़ ने एनर्जी का लॉस किया है इसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक हम बोलेंगे। केमिस्ट्री कहती है अगर हमें दो रिएक्शन दी जाए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फार बेटर मानते हैं रेदर देन एंडोथर्मिक, क्योंकि एक्सो से हमें एनर्जी मिल रही है, जिससे हमें कुछ मिल रहा हो उससे हम हमेशा से बेस्ट मानते हैं। तो हमारे हिसाब से कौन सी रिएक्शन बेस्ट है, जो एक्सोथर्मिक होती है। जिन रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलती हो हमारे लिए वो सबसे अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। ठीक, अच्छा, तो अब ज़रा मैं आपको छोटी सी कहानी समझाता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना, बी बना, या मान लीजिए ए प्लस बी से कोई सी प्रोडक्ट बना। तो आप लोगों ने सिंपल इतना पढ़ लिया कि सर ने कहा है ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट सी बना। क्या आप लोगों ने बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट। आप में से हर किसी को लगता है कि ये एक सिंगल स्टेप में हुआ है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ है, ए और बी ने मिलके कोई डी बनाया प्रोडक्ट, डी ने ई बनाया प्रोडक्ट, ई ने एफ बनाया, एफ ने जी बनाया, जी ने एच बनाया, और एच ने जाके सी बनाया। मतलब आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल को देख रहे हो, बीच का तो आपको पता भी नहीं है। तो बॉर्न हैबर साइकिल ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो एक स्टेप में नहीं होती, वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है। लेकिन हम सिर्फ क्या देखते हैं, इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट, हमें बीच के रिएक्शन का मतलब होता ही नहीं है। अब ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा कि जब आप बचपन में स्कूल जाते हो तो मन नहीं करता होगा स्कूल जाने का, कि मम्मी आज मेरे यार दोस्त भी नहीं आ रहे, मेरा भी मूड नहीं है। अगर आपने बोला तो पिटोगे बहुत, है ना, वो कहेंगे कि फ़ीस तेरी भर रहे, तेरे दोस्त की भर रहे हैं।
तो अब दिक्कत ये है कि आपको स्कूल जाना नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी भेज रही हैं। तो हर कदम पे जब आप जाओगे ना आगे, मैं कर रहा यार स्कूल जाएं यार, रहने दे यार, मैं नहीं आ रहा, घर वापस जाके। हर पॉइंट पे आपके सामने दो रास्ते हैं, स्कूल जाएं या घर जाएं, स्कूल जाएं घर जाएं, मतलब दुविधा में हूँ। लेकिन जैसे ही आपने स्कूल का गेट क्रॉस कर लिया, एक ऑप्शन कट गया, आप घर जाने वाला। घर तो जाओगे अब, लेकिन स्कूल को पूरा करने के बाद। यानी आप एक सबस्टेट हो और आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, तो सबस्टेट जैसे जो आगे बढ़ता है वो सोचता है प्रोडक्ट बनाऊं, नहीं यार सबस्टेट ही ठूक रहने देता हूँ। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड तो चल रही है, बट बैकवर्ड जाने के भी चांस है। हर पॉइंट पे सबस्टेट के पास दो ऑप्शन होते हैं, सबस्टेट में ही रहना है या प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा जी प्रोडक्ट बनाते हैं, थोड़ी देर बाद अच्छा प्रोडक्ट, नहीं सबस्टेट, नहीं प्रोडक्ट, नहीं सबस्टेट। ये कन्फ्यूजन कब तक है किसी सबस्टेट में? जब तक, जैसे स्कूल का एक गेट होता है ना, एक लाइन है, उस लाइन को आपने क्रॉस कर लिया तो आपको ना चाहते हुए भी स्कूल पूरा करना पड़ेगा। रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। रिएक्शन में एक स्टेट आती है ट्रांजिएंट स्टेट। अगर कोई भी सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट इस स्टेज को टच भी कर गया तो उसके पास एक ऑप्शन कट गया, क्या? बैकवर्ड जाने का। अब तेरे को प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। हाँ, तूने जब तक इसको टच नहीं किया था तब तक मामला ठीक था। यानी अगर किसी भी रिएक्शन को ट्रांजिएंट स्टेट तक ले जाया जाए तो वो रिएक्शन चाहकर भी पीछे नहीं आ सकती, उसे फिर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और तो मान लीजिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको ट्रांजिएंट स्टेट। तो मैंने क्या बोला, मान लीजिए ए से कोई सी प्रोडक्ट बनता है, तो पहले ए आएगा बी वाली स्टेज में, और इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेज। किसी भी रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को अगर आप ट्रांजिएंट स्टेट तक ले आओगे तो आपको फिर कुछ नहीं करना, आप घर जाओ आराम से, वो अपने आप रिएक्शन पूरी करके आएगा। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं आपके, तो पेरेंट्स को पता है आप हो सबस्ट्रेट, उन्हें पता है ये सबस्ट्रेट दोबारा से घर आ सकता है, ये स्कूल की इच्छा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि तुम स्कूल पूरा करो, तो वो सिर्फ क्या करेंगे, स्कूल के गेट के अंदर छोड़ देंगे, फिर घर आ जाएंगे। उनको पता है अब तो से मजबूरन स्कूल पूरा करके आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एफर्ट आपको 2 बजे तक बिठाने का नहीं किया, एफर्ट सिर्फ किया गेट के अंदर छोड़ने का। हाँ कि ना? तो यहाँ पर हमें किसी रिएक्शन को अगर पूरा करवाना है तो हमें रिएक्शन को कहाँ तक छोड़ के आना पड़ेगा? ट्रांजिएंट स्टेट तक छोड़ना पड़ेगा। अब एक मजे की बात सुनोगे, अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल है 0, तो ट्रांजिएंट स्टेट हमेशा हायर एनर्जी लेवल पे मिलती है आपको। मतलब मान लीजिए सबस्ट्रेट है 0 पे और ट्रांजिएंट स्टेट मिलता है +1000 जूल पे। इसका मतलब ये है अगर आपको सबस्ट्रेट को इस स्टेज तक लेके जाना है, इसके पास अभी 0 एनर्जी है और वहाँ पे कितनी चाहिए 1000, तो आपको इससे एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इसे 1000 जूल एनर्जी दोगे तब ये कहाँ पहुँचेगा? ट्रांजिएंट स्टेट तक। और ट्रांजिएंट स्टेट तक एक बार पहुँच गया फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं। मैंने क्या बोला, हमारा सारा एफर्ट कहाँ तक का? सिर्फ ट्रांजिएंट स्टेट तक का, उसके बाद में कुछ नहीं करना। तो हमें क्या हम बिना एनर्जी दिए सबस्ट्रेट को ट्रांजिएंट स्टेट तक लेके जा सकते हैं क्या? नहीं, संभव ही नहीं। जैसे ना बच्चों मम्मी देती लालच के, बेटा ले 50 रुपये दे रही हूँ अब स्कूल जा, तो वो एक एनर्जी आपको देने कि ये आपके एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको स्कूल तक जाने के लिए। तो ये जो एनर्जी है जो किसी को हम दे रहे हैं उसके ट्रांजिएंट स्टेट तक लेके जाने के लिए, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर मान लीजिए 1000 जूल एक्टिवेशन एनर्जी है, इसका मतलब उस रिएक्शन को ट्रांजिएंट स्टेट तक जाने के लिए 1000 जूल एनर्जी चाहिए, आपने 900 जूल एनर्जी दी है, क्या होगा? वापस आ जाएगा, वो बनाएगा नहीं प्रोडक्ट। आपने 999 दिया फिर भी क्या है, वापस वो बनाएगा नहीं प्रोडक्ट। आपने 1000 दिया ना, प्रोडक्ट बना देगा। यानी मिनिमम एनर्जी इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कितनी चाहिए? 1000 जूल। उससे कम अगर आपने दी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इसी की एक डेफिनेशन और है, सिंपली कहते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द रिएक्शन। वो मिनिमम एनर्जी जो जिससे कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या पहले ये क्लियर हुआ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और क्यों चाहिए? कोई भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट जब बनाता है प्रोडक्ट तो उससे पहले बीच में आता है स्टेट ट्रांजिएंट स्टेट, और उस स्टेट तक हमें इसे लेके जाना होता है, और वो अपने आप नहीं जाता, उसे हमें भेजना पड़ता है।
और हमें कभी भी रिएक्शन में एफर्ट पूरा नहीं मारना, सिर्फ आपको ट्रांजिएंट स्टेट तक ले जाने तक का एफर्ट मारना है। उसके बाद आप बैठ जाओ चिल, वो सारा काम खुद देख लेगा अपने आप। पहले इतना क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए, यहाँ तक ले जाने के लिए इसके पास पहले 0 रुपीज़ थे, यहाँ पे 1000 आ गए, यानी कि मैंने दिए होंगे 1000 रुपये, अपने आप तो आए नहीं जेब में। यानी जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसका मतलब इसे कोई एनर्जी दे रहा होगा ना। तो जब कोई एनर्जी किसी को डिलीवर करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। यानी यहाँ तक का पोर्शन क्या है? एंडोथर्मिक। हीट लिए इसने भाई 0 जूल। सोचो पहाड़ के नीचे थे, आपका 0 रुपीज़ थे, पहाड़ की चोटी पर 1000 रुपये आपके पास आ गए। कहाँ से आया? किसी ने आपको दिए होंगे रास्ते में। तो सेम यहाँ भी तो है, एनर्जी आपने ली है तभी आपको 0 से कहाँ पहुँचने को मिला? आपको 1000 जूल पे पहुँचने को मिला। एंडोथर्मिक है। अब इसके बाद से रिएक्शन बैठ गया शांत, मतलब जो हमने कहा अब तू अपने आप करेगा रिएक्शन कंप्लीट। कह रहे ठीक है, करना तो पड़ेगा, आपने इतना भेज दिया मेरे को। यहाँ से फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने की तरफ बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाते वक्त देखो ग्राफ नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब एनर्जी का लॉस था कि गेन था? लॉस। सोचो -1000 से पहले वो 0 पे आया होगा, हाँ कि ना? -1000 से लेके 0 पे आना, इसमें कितनी एनर्जी का लॉस हुआ होगा? 1000 जूल का। भाई 1000 से 0 आना मतलब 1000 का घाटा। लेकिन 0 पे रुका नहीं, ये और नेगेटिव गया, यानी -1000 जूल तक गया। मेरे को इतना बताओ, इस पॉइंट से लेके प्रोडक्ट तक टोटल कितना एनर्जी का लॉस हुआ है? कितना? 2000। पहले 1000 से 0 हुआ, फिर 0 से -1000 हुआ। देखो माइनस का मतलब यहाँ लॉस है भाई, कहीं माइनस को गलत तरीके से लेकर मत जाना। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लॉस हुआ 2000 का। अब सोचो 1000 का गेन, 2000 का लॉस नहीं, हमें इसने 2000 दिया, यानी 2000 जूल एनर्जी यहाँ पर क्या हुई है? रिलीज। और 1000 जूल एनर्जी इसने क्या करी हमसे? गेन। टोटल बताओ कितना आया? -1000 जूल। माइनस का मतलब रिलीज या लॉस, 1000 मतलब 1000, यानी ओवरऑल इस रिएक्शन ने हमें 1000 जूल एनर्जी रिटर्न कर दी है। सोचो मैंने यहाँ पे 1000 एनर्जी से दी थी, यानी मैंने किसी को 1000 रुपये दिए, उसने रिटर्न में 2000 रुपये वापस कर दिए, तो मुझे प्रॉफिट कितने का? 2000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट 1000 रुपये का हुआ ना। आपने एक रिएक्शन को दिया 1000 जूल, उसने रिटर्न में आपको दिया 2000 जूल, तो ओवरऑल आपको उससे 1000 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा मिली, हाँ कि ना? और क्योंकि उसने आपको डिलीवर कर रही है, दैट्स वाई क्या आएगा? माइनस साइन। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने आपको दिया। अगर मान लीजिए प्लस होता तो आपने उसको 1000 एक्स्ट्रा दिया है। अब मुझे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक का सेक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक। यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा है? एंडोथर्मिक। भाई देखो ना, क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा है, दैट्स वाई सेक्शन कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक सेक्शन हो गया। मुझे बताइए इसमें एक्सोथर्मिक सेक्शन ज़्यादा है कि एंडोथर्मिक? तो जब किसी रिएक्शन में एक्सो वाला पोर्शन ज़्यादा होता है तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में एंडोथर्मिक वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखो मैं आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री की बेसिक बात समझ जाऊँ। एक्चुअली में दुनिया की ऐसी कोई रिएक्शन है ही नहीं जो बिना एनर्जी के स्टार्ट हो जाए। आप ऐसे समझो जैसे किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट होने के लिए एक मिनिमम पैसा तो लगता ही है भाई, चाहे लगे 100 रुपये 200, कुछ तो लगेगा ना। जैसे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट कुछ चाहिए होता है, रिएक्शन को शुरू करने के लिए भी मिनिमम कुछ तो एनर्जी चाहिए, ठीक है? उसको नाम दिया गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे ना सिंपल लेन देन वाला हिसाब अपन को देखना है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने किसी पर्सन को 1000 रुपये दिए, वो पर्सन था रिएक्शन, तो रिएक्शन को एनर्जी मिली या उसने लॉस करी? उसको मिली। जब भी कोई रिएक्शन हीट लेता है उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो उसने आपसे 1000 जूल लिया, तो वो आपने उसे क्या दिया? एंडोथर्मिक सेक्शन दिया 1000 जूल का। उसने 1 महीने बाद अर्निंग करी और 2000 रिटर्न आपको कर दिए। और जब कोई रिएक्शन एनर्जी छोड़ती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। अब देखो इस रिएक्शन में एंडो वाला पार्ट भी है और एक्सो वाला पार्ट भी है। एंडो है 1000 जूल का, एक्सो है 2000 जूल का। कौन सा पोर्शन ज़्यादा बड़ा आ गया? एक्सो वाला।
तो क्योंकि ये उसका एक्सो सेक्शन बड़ा है इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। अच्छा उल्टा अगर मान लेते, एक रिएक्शन है, मैंने उसे दिया 1000 जूल, एंडोथर्मिक, उसने रिटर्न में मुझे 100 जूल दिया सिर्फ, यानी मेरे 900 उसके पास अभी भी। हाँ कि ना, इसमें मेरा घाटा हुआ ना, यानी इसमें एंडो एक्सो दोनों, लेकिन इस पर एंडो सेक्शन बड़ा है, एक्सो सेक्शन छोटा है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। तो आप जब कहते हैं कि सर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब वो ओवरऑल एक्सोथर्मिक है भाई। दुनिया की हर रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन हीट लेती भी और छोड़ती भी है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा बड़ा है वो मैटर करता है बस। अब आपको देखो ना, ये एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बड़ा सेक्शन कौन सा है, एक्सो का, यानी ये पूरा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक। ये मैंने आपको बताया बिना एंजाइम के। बिना एंजाइम के जब रिएक्शन चलती है तो ऐसे चलती है। दोबारा सुनो, एक सबस्ट्रेट है जिसके पास 0 एनर्जी लेवल है, सबस्ट्रेट को हमें भेजना है ट्रांजिएंट स्टेट तक, और ट्रांजिएंट स्टेट तक जाने के लिए चाहिए एनर्जी कितनी, 1000 जूल। तो हमने इसे 1000 जूल एनर्जी सप्लाई कर दी, हमने एनर्जी सप्लाई करी, तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक, सरल भाषा में। वहाँ तक भेजने के बाद हमें इसको कोई एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप वेट करो, वहाँ से सबस्ट्रेट अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट में चेंज करेगा एनर्जी का लॉस करेगा। आप देखोगे वहाँ से वो यहाँ तक आया, यानी वहाँ से यहाँ तक आने में 2000 जूल उसने लॉस करे। अब हिसाब किताब लगाते हैं, 1000 आपने दिया, 2000 आपको मिला, तो प्रॉफिट कितने का हो, सिर्फ -1000 जूल का आपको प्रॉफिट हुआ। इन शॉर्ट रिएक्शन तो अच्छी है हमारे लिए, क्यों एनर्जी मिल रही है। ये बिना एंजाइम के। जब एंजाइम आता है ना, तो रिएक्शन में देखो क्या बदलाव आता है। एंजाइम के आने से ग्राफ यही रहेगा, बस जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा, बस ऐसा। ये है, ये वाला ग्राफ रेड वाला, ये है विद एंजाइम। जब एंजाइम होगा तब ग्राफ ऐसा आएगा। अब आपको क्या फ़र्क दिखा, फ़र्क आपको दिखा सर, जहाँ पर अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी को कैपिटल ई बेस पे ए लिखते हैं, ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहले आपको इतनी मिल रही थी एनर्जी, अब आपको कितनी चाहिए, सिर्फ इतनी। मेरे को बताओ एंजाइम ने और क्या चेंज किया, बताओ भाई। एंजाइम ने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल कम कर दिया, और तो कुछ चेंज नहीं किया ना। ग्राफ का शेप भी वैसा ही है ना, उतनी ही डेप्थ तक जा रहा है जितनी डेप्थ तक वो गया है। सिर्फ क्या हुआ, जो ट्रांजिएंट स्टेट इतनी एनर्जी में था अब वो नीचे आ गया, उसको अब इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। पता कितनी होगी, मान के चलो यहाँ पर ये हो गया 100 जूल, लेट सपोज, बात मत कर, एक तो वैसे ही लेट है। अब 100 जूल चाहिए। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ डिफरेंस। मेरा क्वेश्चन है, 2 बिज़नेस हैं, एक बिज़नेस को स्टार्ट होने के लिए चाहिए 200 करोड़ रुपए, और एक बिज़नेस को शुरू होने के लिए चाहिए मान लीजिए 2000 रुपये। दोनों में से कौन सा बिज़नेस जल्दी स्टार्ट हो सकता है, 2000 वाला। भाई देखो सीधी सी बात है, जो बिज़नेस का अमाउंट जिसको जितना कम चाहिए वो उतना जल्दी शुरू होगा, और जिसको जितना बड़ा अमाउंट चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने उसको उतना ही टाइम लगेगा शुरू करने में, हाँ कि ना। यानी बिज़नेस कितना जल्दी शुरू होगा ये डिपेंड करता है उसमें अमाउंट कितना लगता है। जितना बड़ा अमाउंट उतना बड़ा टाइम, और जितना छोटा अमाउंट उतना कम टाइम। तो वैसा ही है रिएक्शन के साथ भी। रिएक्शन कोई कितनी जल्दी या कितनी लेट शुरू होगी ये डिपेंड करता है उसको एनर्जी कितनी चाहिए। मान लीजिए वो बॉडी से कह रहा है मुझे 10 लाख जूल एनर्जी चाहिए, मैंने कहा यार मुझे एटलीस्ट 1 घंटे टाइम दे, मैं फिर कुछ करता हूँ जुगाड़, है ना। एक रिएक्शन कह रहा है मुझे चाहिए सिर्फ 5 जूल, मैं कहा वो तो बहुत जल्दी, मैं कहा वो तो पड़ी है, ले तू एकदम से ले ले। अब जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट एकदम से पूरी हो रही है वो जल्दी शुरू होगी कि नहीं होगी। तो एंजाइम कर क्या रहा है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे रहा है, जिससे रिएक्शन की डिमांड पहले 1000 थी, कितनी हो गई अब 100। अब बताइए 1000 और 100 में से जल्दी रिक्वायरमेंट कौन सी पूरी हो सकती है, 100 वाली, इसीलिए रिएक्शन जल्दी शुरू हो जाती है। एक चीज़ और सोचो, बॉडी के हिसाब से, बॉडी के पास पहले 1000 जूल थी, एक रिएक्शन को 1000 दे रहा है, वो रिटर्न में कितना दे रहा है, इसको 1000 एक्स्ट्रा दे रहा है, यही था। इधर सोचो 1000 में से एक रिएक्शन आती है कहती है हमें 100 जूल चाहिए, 100 रख ले यार। वो कह रहा है लेकिन मैं आपको रिटर्न में 1100 दूंगा। मैं कहा वाओ, मैं 100 ऐसे दे रहा हूँ, रिटर्न में 1100 दे रहा, प्रॉफिट कितने का, 1000 का। एक और आया कह रहा मुझे भी 100 चाहिए। सोचो पहले 1000 रुपये आप एक पर्सन को दे रहे थे, अब 1000 में से 100 रुपये आप 10 लोगों को दे रहे हो, और सब प्रॉफिट उतना ही देंगे जितना पहले वो सिंगल वाला दे रहा था। तो ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा है कि नहीं। हमने कहा ये ज़्यादा बेटर है, 10 लोगों को पैसा दे रहे हैं,
और सब उतना ही प्रॉफिट दे रहे। यानी कि जब 100 जूल एनर्जी हो गई, एक तो रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होगी और 900 जूल एक्स्ट्रा बच गई ना, उन 900 से यही सेम रिएक्शन 9 अलग अलग एक और चल रही होंगे सेम टाइम पे। सोचो सेम टाइम पे पहले 1000 जूल से एक रिएक्शन चली थी, अब सेम एनर्जी से एक टाइम पे 10 रिएक्शन चल रही हैं, तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो बॉडी का तो यही तरीका बेस्ट है, एनर्जी को कंजर्व करना, एनर्जी को कम से कम यूटिलाइज करना, ये आपकी बॉडी के एंजाइम का काम होता है। तो यहाँ पर एंजाइम ने क्या किया, एनर्जी को लो कर दिया, जिससे रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पर हो गया 100, यहाँ तक आया तो ये सेक्शन कौन सा होगा, ये एंडोथर्मिक सेक्शन। यहाँ से यहाँ गया, कितना होगा एक्सोथर्मिक सेक्शन। सोचो यहाँ से यहाँ तक होगा टोटल -1100, हमने 100 दिया था, -1100, हिसाब निकालो 1000 का ही आएगा, मतलब 100 रुपये दिए 1100 मिले, प्रॉफिट अभी कितना ही 1000 का। तो आपको एग्ज़ाम में बस ये ग्राफ बनाना है, पहली बात समझाना है, ये विद एंजाइम वो विदाउट एंजाइम, एक्सप्लेन करना है। विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जिस वजह से रिएक्शन को थोड़ा सा टाइम लग जाता है होने में, लेकिन विद एंजाइम आते ही वो एनर्जी के लेवल को डाउन कर देता है, जिससे ट्रांजिएंट स्टेट और जल्दी आ जाती है, और जितनी जल्दी ट्रांजिएंट स्टेट तक पहुँचोगे रिएक्शन उतनी जल्दी पूरी मिल जाती है। और यहाँ पर एनर्जी कम होने की वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम, और इससे एक फ़ायदा हो रहा है, स्टार्ट हो रही चलिए ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे नंबर ऑफ़ रिएक्शन भी बढ़ जाती है ना। 900 जूल बची है ना अभी ऊपर वाली, ये 900 सेम टाइम में 9 रिएक्शन और स्टार्ट कर देगी। वो 100 तो है ही, 100 जल्दी शुरू होगी, 909 नई रिएक्शन को, यानी नई रिएक्शन ऐड भी तो हो रही है इससे, और वो भी कैसे शुरू होंगी, जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। इस ग्राफ में ये एक्सप्लेन करना। और अच्छा, ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का है। अगर आपके सामने ग्राफ ऐसा आ जाए, ऐसा, ये 0 एनर्जी लेवल, पूछे बताइए ये ग्राफ कौन सा है, एंडो का कि एक्सो का? देखो 0 है, एनर्जी गेन हो रही है, गेन 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 गेन, यानी यहाँ तक गेन चल रहा होगा, फिर यानी ये सेक्शन कौन सा हो गया, एंडोथर्मिक का। अब जब ग्राफ नीचे आ रहा है तो क्या होगा, एनर्जी लॉस हो रही है, लॉस लॉस, यानी यहीं तक लॉस हुआ है, ये हो गया एक्सो, यानी एंडो का सेक्शन बड़ा है, एक्सो का सेक्शन छोटा है, तो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। यानी ये हमारी बॉडी में नहीं होती भाई, हमारी बॉडी में होती है ये एक्सो वाली। हमारी बॉडी में ऐसे ग्राफ, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, बायो में ऐसा ग्राफ नहीं है। बायो में ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, बायो में ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा। बाकी तुम्हारी थर्मोडायनामिक्स जैसी हो उसके हिसाब से करिए।